ठीक है। नहीं काम कर रहा है। चलो चलो देखो इधर, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में क्या हो, इधर ध्यान, इधर ध्यान किधर है, तुम्हारा टीचर इधर है, ठीक है। चलो इधर देखो, BOP बैलेंस ऑफ पेमेंट बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है जो कि खास कर कर इंटरनेशनली चीज़ों को समझने में मदद करता है, ठीक है। अब यहाँ देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या हुआ, भुगतान संतुलन। अब भुगतान संतुलन दो चीज़ों से आता है, संतुलन दो चीज़ों से आता है। किन किन चीज़ों से भाई, एक तो अगर आप बैलेंस के बारे में बात करो तो एक्सपोर्ट से और इंपोर्ट से, दो चीज़ें। एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, निर्यात, और इंपोर्ट का मतलब होता है आयात। मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करो, मान लो कि आपने विदेश में एक्सपोर्ट करे कितना भाई, मान लो 5,000 रुपया का, ठीक है, और आपने इंपोर्ट करा कितना, 3,000 का, 3,000 रुपीज़ का। इसका मतलब क्या हुआ भाई, क्या यहाँ बैलेंस ऑफ पेमेंट है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बराबर है, नहीं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा हम लोग एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के तर्ज पर देखने की कोशिश करते हैं। मतलब एक्सपोर्ट एक देश का होगा, एक्सपोर्ट होने से क्या होगा, हमारे देश में क्या आएगा भाई, डॉलर आएगा, और इंपोर्ट कर रहे हैं तो हमारे देश से क्या जाएगा, डॉलर। तो अगर ये दोनों बराबर है, जितना डॉलर आ रहा है उतना ही डॉलर खर्च हो रहा है, तब हम बोलेंगे संतुलन की स्थिति। जैसे कि आमतौर पर अगर कोई बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू में क्या भाई, जितना हमने पैसा लगाया उतना सेल करने पर आ गया, जिसको हम लोग बोलते हैं भाई टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू, है ना। टोटल कॉस्ट कुल लागत और कुल राजस्व, टोटल जो रेवेन्यू होता है वो हम लोग किससे बोलते हैं भाई, सेल्स। जितना भी सेल हुआ है, कंपनी ने मान लो कि 500 गुड्स बेचा है, तो 500 गुड्स बेचने के बाद जितना भी पैसा उसके पास आया है, और टोटल कॉस्ट जितना लागत हुआ है, अगर इन दोनों को माइनस करेंगे, TR माइनस TC, तो हमारा प्रॉफिट निकलता है, जिसको हम लोग पाई से डिनोट करते हैं जनरली, ठीक है। लाभ निकलता है, हाँ या ना। तो कुल राजस्व को माइनस करेंगे, जितना बेचे और जितना लागत है, कुल जो लागत है, तो लागत और राजस्व, आई बात समझ में यहाँ पर। तो ये जनरल तरीका है समझने का कि प्रॉफिट। लेकिन यहाँ पर क्या कब बोलेंगे बैलेंस, अगर TR TC के बराबर हो जाए, जितना उसकी लागत है भाई उतना ही में उसने क्या है, बेचा। सिंपल सी बात है। सेम उसी तरीके से इंटरनेशनली भी चीजों को देखा जाता है कि जितना डॉलर आया उतना डॉलर अगर जा रहा है हमारे देश से तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। डॉलर आ जाए ज्यादा वो ठीक है, लेकिन अगर चला जाए ज्यादा तो वो एक तरीके से दिक्कत का सबब बन सकता है किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए। तो इसका मतलब क्या है, सिंपल सा लॉजिक, लॉजिक क्या है भाई कि संतुलन बना के रखना है, तो हमें जनरली एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को क्या करना पड़ेगा, बराबर रखना पड़ेगा। एक तो ये काम कर सकते हैं, दूसरा ये काम कर सकते हैं कि हमेशा एक्सपोर्ट जो है वो ज्यादा होना चाहिए, एक्सपोर्ट ज्यादा होना चाहिए इंपोर्ट से। अगर इंपोर्ट ज्यादा हो जाए तो वो हमारी इकोनॉमी के लिए कभी भी अच्छा नहीं होगा। क्यों भाई, क्योंकि हमारे देश से ज्यादा डॉलर बाहर जाएगा। इंपोर्ट कर रहे हो बाहर से तो आप डॉलर में पेमेंट कर रहे हो, और जब ज्यादा डॉलर में पेमेंट करोगे तो आपके रिजर्व खाली होते चले जाएंगे ना। सोचो कि आपने 50,000 रुपया, 50,000 रुपीज रिजर्व में रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ ऐसे करके ये 50,000 ही मान लो, 50,000 रुपया आपके पास आ रहा है और जा रहा है, मतलब आ रहा है कम पैसा, मान लो 10,000 रुपया आ रहा है, और आपसे जा रहा है 15,000 रुपया। तो जब जाएगा तो ये 5,000 रुपया एक्स्ट्रा आप यहाँ से निकाल के ही तो दोगे, तो मतलब आपका रिजर्व धीरे धीरे क्या होगा, कम होता चला जाएगा। इसीलिए बोला जाता है कोई भी देश जो है अपनी बैलेंस ऑफ पेमेंट को, मतलब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट इक्वल बनाकर चलना चाहता है, ताकि उसकी इकोनॉमी बैलेंस तरीके से बढ़े। समझ में आया।
यहाँ तक तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में। अब इसका थोड़ा सा डेफिनेशन देखो क्या है भाई। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिसको समझना है, क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट शोइंग ऑल द मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। यहाँ पर क्या बोला गया कि भुगतान संतुलन खातों का एक विवरण है जो किसी देश के शेष विश्व के साथ एक निश्चित अवधि में आमतौर पर एक वर्ष के दौरान की गई सभी, ये वाली बात, मौद्रिक लेन देन, जिसको हम लोग आर्थिक लेन देन भी बोलते हैं। सिर्फ मौद्रिक लेन देन को ही एक तरीके से यहाँ पर क्या किया गया, डिनोशन में लाया गया। मौद्रिक लेन देन मतलब क्या, पैसों का जो लेन देन हुआ है। जैसे मान लो किसी ने, मान लो कि अमेरिका ने कोई 5 लाख करोड़ का टेक्नोलॉजी हमें दे दिया, पैसा नहीं दिया, सिर्फ गुड्स दे दिया, तो वहां पर तो हमारा पैसा खर्च नहीं हुआ ना। तो वहां पर हम लोग उसको काउंट या उसकी वैल्यू को काउंट यहाँ पर नहीं करेंगे। तो यहाँ पर क्या बोला गया, जितना भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन होगा या मॉनेटरी ट्रांजेक्शन होगा विथ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब अदर नेशन से, अदर नेशन से हम लोग क्या करते हैं, इंपोर्ट ही तो करते हैं या फिर एक्सपोर्ट करते हैं। तो जो भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन या मौद्रिक लेन देन हो रहा है या आर्थिक लेन देन हो रहा है, उसको जनरली बैलेंस ऑफ बीओपी अकाउंट में दर्शाया जाता है। बस इसमें डिनोट किया जाता है कि कितना आया, कितना गया, कितना। यहाँ पर एक बात है, डेबिट होता है, क्रेडिट होता है। डेबिट और क्रेडिट का मतलब क्या हुआ भाई? डेबिट का मतलब क्या हुआ, पैसा कटना। जैसे आपने एटीएम में भी देखा होगा, अगर आप एटीएम से पैसा निकालते हैं तो वहां से आपके अकाउंट, मतलब जब आपके पास मैसेज आता है तो क्या आता है भाई, डेबिट का आता है। डेबिट का मतलब पैसा कटना। और पैसा कब कटेगा, एक्सपोर्ट की इंपोर्ट में। हमारे देश के खाते से पैसा कब जाएगा, इंपोर्ट में ना। इंपोर्ट में जाएगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि इंपोर्ट करेंगे तभी तो हमारे खाते से पैसे कटेंगे और विदेश में जाएंगे, और एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारे पास पैसे आएंगे, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रेडिट साइड में। मतलब हमारे भुगतान हुआ है भाई हमारे को, है कि नहीं, पेमेंट हुआ है। तो यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट इस तरीके से लिखकर चलते हैं पीओपी में। अभी बताऊंगा इसमें कौन कौन से और अकाउंट होते हैं, करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट होता है, उसको हम लोग समझेंगे। लेकिन बस यहाँ पर कोई भी पूछे आपसे कि जो भी इकोनॉमिक या मौद्रिक लेन देन हो रहा है शेष विश्व से, उसको दर्शाया कौन से अकाउंट में जाता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में दर्शाया जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं। बैलेंस इसीलिए क्योंकि डेबिट और क्रेडिट हम दोनों को लिख रहे हैं, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को, इसीलिए तो बोला है ना बैलेंस। नहीं तो पेमेंट, पेमेंट बैलेंस कब होगा, जब जितना कटा डीआर से डेबिट, और कोई कॉमर्स वाले बच्चे होंगे वो समझ जाएंगे। अगर नहीं समझोगे तो समझ लो कि सीआर का मतलब होता है क्रेडिट और डीआर का मतलब होता है डेबिट। लेकिन अकाउंटिंग टर्म्स का मत समझना। यहाँ पर जनरल हम लोग डेबिट का मतलब पैसा कटना हमारे खाते से, और क्रेडिट का मतलब हमारे खाते में पैसे आना। ठीक है, तो इसीलिए इन दोनों के बीच में बैलेंस होना जरूरी है। और डेबिट और क्रेडिट कब होता है, मैंने बताया कि क्रेडिट कब होता है जब एक्सपोर्ट करते हैं, और डेबिट कब होता है जब इंपोर्ट करते हैं, आयात करते हैं। तो ये चीज याद रखना। आगे अगर देखो थोड़ा सा क्या बोला गया, जो मॉनेटरी ट्रांजेक्शन है जिसको हम लोग अभी बोल के चल रहे हैं, जो मॉनेटरी ट्रांजेक्शन बोल रहे हैं या फिर जो मौद्रिक लेन देन बोल रहे हैं, उसमें क्या क्या चीज इंक्लूड किया जाता है वो समझना है हमें। पहली बात जो इंक्लूड की जाती है इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन में वो क्या है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। लेकिन ये ऐसे गुड्स हैं जिसके लिए हमने पेमेंट करी है, ऐसा नहीं कि हमें फ्री फ्री प्राप्त हुआ। पहली बात याद रखना है ये। तो पहला क्या है भाई कि अगर कोई पूछे कि मॉनेटरी ट्रांजेक्शन या फिर जो मौद्रिक लेन देन में कौन कौन से चीजों को हम लोग एक घटक के रूप में मानते हैं या उसका कंपोनेंट है, तो सबसे पहले बोलोगे कि एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, मतलब माल का जो है वो निर्यात या आयात, या वस्तु का आयात या निर्यात हो रहा है। तो यहाँ पर एक सिंपल टर्म्स में हम लोग देखेंगे कि गुड्स यहाँ लिखे हैं। गुड्स का मतलब क्या, कि जो एक तरीके से क्या है, विजिबल है। विजिबल मतलब जो दिखाई देता है कि नहीं, दिखाई दे, उस चीज को हम लोग यहाँ पर डिनोट करते हैं जिसको हमने एक्सपोर्ट करा या इंपोर्ट करा। दूसरा चीज है जो अदृश्य होता है, जो कि सर्विस होता है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विस। तो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विस, जैसे कि मान लो कि मैं यहाँ से डायरेक्टली, मान लो कि अमेरिका में कोई इंडियन सिटीजन रह रहा है, उसके बच्चे को मैं मान लो कि कोई 12th क्लास का इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ, मान लो वहाँ IGSE बोर्ड होता है, अलग अलग बोर्ड होते हैं, इंटरनेशनल बोर्ड्स होते हैं, उनके इकोनॉमिक्स को पढ़ाएं, क्योंकि इकोनॉमिक्स हर जगह सेम ही है भाई, है ना। अब मैथ्स अलग थोड़ा ना, वहाँ भी फैक्टराइजेशन पढ़ाया जाता होगा, यहाँ भी फैक्टराइजेशन पढ़ाया जाता होगा, सिंपल सी बात है। उत्तराखंड नहीं पढ़ाया जाता होगा वहाँ पर बस, ठीक है, बाकी सब पढ़ाया जाता है, ये उत्तराखंड उत्तराखंड में जाता। तो यहाँ पर हमें क्या, यहाँ पर हम क्या दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं। सर्विस दे रहे हैं क्योंकि वो विजिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ कोई आपको कैरियर नहीं चाहिए जिससे आप सामान को या सर्विस को भेज रहे हो, वो एक तरीके से ऑनलाइन हो रहा है, तो इसीलिए वो क्या है, अदृश्य है।
तो यहाँ पर क्या बोला, इट इज कॉल्ड इनविजिबल ट्रेड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, इनविजिबल ट्रेड बोलते हैं। इनविजिबल का मतलब अदृश्य व्यापार, और जो विजिबल ट्रेड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, दृश्य व्यापार। तो याद रखना कि कंपोनेंट जो है मॉनेटरी ट्रांजैक्शन में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दोनों को इंक्लूड किया जाता है। एक्सपोर्ट सर्विसेज को, जो सेवाएं हैं, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं भाई, अदृश्य व्यापार। और जहां एक तरीके से विजिबल, वैसे जनरली आगे चलकर अभी हम लोग देखेंगे इसको हम लोग मर्चेंडाइज भी बोलते हैं, ठीक है, मर्चेंडाइज भी बोलते हैं, लेकिन उसको हम लोग समझेंगे आगे। बस यहाँ पर दो कंपोनेंट। तीसरा जो कंपोनेंट है वो कौन सा पैसा भाई, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में इंक्लूड करेंगे, इंटरनेशनल सेल एंड परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट। फाइनेंशियल एसेट का मतलब क्या हुआ, वित्तीय परिसंपत्ति, ठीक है। यहाँ पर क्या हो, वित्तीय परिसंपत्ति की अंतर्राष्ट्रीय बिक्री और खरीद, ठीक है। इसमें क्या हो सकता है भाई, कोई बताएगा। फाइनेंशियल एसेट का मतलब, मान लो कि हमारे देश का कोई कंपनी है, उसमें किसी ने 5 लाख रुपया इन्वेस्ट कर रखा है, 5 लाख डॉलर इन्वेस्ट कर रखा है, समझो। जैसे हमारे देश में अभी हाल ही में न्यूज कल का बता रहा हूँ, 300 बिलियन डॉलर का निवेश होने वाला है। कहाँ पर, कोई बता पाएगा। अमेरिका में रिफाइनरी खोलने के लिए, रिफाइनरी मतलब समझते हो, तेल वगैरह को स्टॉक करते हैं या फिर वहां रिफाइन करते हैं। तो 300, ये कौन खोल रहा है भाई बता सकते हो, रिलायंस खोल रहा है, और इसका परमिशन अमेरिका में मिल चुका है। तो सोचो ये कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट है। लेकिन एक तरफ से यहाँ ये भी है कि सरकार जो है वो एक तरीके से, हो सकता है किसी वजह से बात ना कर रही हो उस तरीके से खोल के, ये भी तो कारण हो सकता है कि निजी निवेश को बढ़ाने के लिए वहां पर ये बात ना कर रही हो। वो तो खैर पॉलिटिकल मैटर है, लेकिन हमें चीजों को समझना है कि अगर हमारी देश की कंपनी वहां जाएगी तो बहुत सारा जो फॉरेन, जो मतलब फॉरेन करेंसी है, डॉलर है, वो हमारे देश में आते हुए देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर हमारी मल्टीनेशनल कंपनीज बाहर जाती हैं तो वो एक तरीके से यहाँ पर अपना प्रॉफिट तो हमारे देश को ही तो देंगे, वहां तो देंगे देंगे, लेकिन वो हमारे देश को प्रॉफिट भी पहुंचाएगा। तो यहाँ पर क्या है, एसेट का मतलब मैंने बताया क्या, फाइनेंशियल एसेट या वित्तीय परिसंपत्ति का मतलब, जैसे मान लो ये रिलायंस है। अब रिलायंस का शेयर जो है एक जॉर्डन बंदा ने, जॉर्डन एक लड़के का नाम है भाई, जो अमेरिका में है, ठीक है, उसने मान लो कि 5 लाख का शेयर खरीद रखा था, क्लियर। और यह हो सकता है कि हमने, मान लो कि इंटरनेशनल कंपनीज जैसे कि सबवे है, ठीक है, सबवे का हमने एक तरीके से 2 या 4 लाख रुपए का, 4 लाख रुपए का शेयर खरीद रखा था। इसका मतलब क्या, वित्तीय परिसंपत्ति या फाइनेंशियल एसेट का यहाँ पर परचेज और सेल हो रहा है। परचेज कौन कर रहा है भाई, हमारे देश से। परचेज का मतलब यहाँ एक तरीके से क्या हो गया, परचेज कर रहा है, हाँ, शेयर ले रहा है ना। अब शेयर ले रहा है तो वो पैसा हमारे देश में आएगा, सिंपल सी बात है। अगर ये जॉर्डन 5 लाख रुपया का शेयर खरीद रहा है रिलायंस में, तो मतलब क्या है कि वो डॉलर में निवेश कर रहा है ना भाई, तो हमारे देश में डॉलर क्या हुआ, आया, ठीक है। और जो हमारे देश से डॉलर गया, क्योंकि सब इंटरनेशनल कंपनी में अगर निवेश को कर रहा है तो हमारे देश से डॉलर गया, समझ में आ गया। तो यहाँ भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का एंगल आ गया। तो इन परिसंपत्तियों को भी हम लोग डेबिट और क्रेडिट साइड में लिखते हैं कि कितना फाइनेंशियल एसेट हमारे देश से बेचा गया या कितना फाइनेंशियल एसेट हमने, हमारे देश के लोगों ने बाहर के कंपनियों का खरीदा है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो कि समझ के चलना है। चौथा जो इसमें इंक्लूड करके चलते हैं हम लोग, वो क्या है, इंटरनेशनल सेल्स एंड परचेज ऑफ रियल एसेट। व्हाट डू यू मीन बाय रियल एसेट भाई, हमने मान लो कि बाहर से मशीन खरीदा, मान लो कि सरकार ने या फिर कोई अपोलो हॉस्पिटल ने क्या करा भाई, हमारे देश में कंपनी थी, अब उसने क्या करा, बाहर से क्या करा, बाहर से 500 मिलियन डॉलर की मशीनरी मंगाई, ताकि वो अपने हॉस्पिटल को अपग्रेड कर सके, ताकि अलग अलग बीमारी जो भी ट्रीट हो। जैसे कि अभी हाल ही में आपने देखा होगा, एक बंदे को, उसको इच्छा मृत्यु जो है वो दिया गया, ठीक है, कौन है वो, हरीश, हाँ, कहाँ का है, गाजियाबाद। तो उसको इच्छा मृत्यु, वो क्या था भाई, कहीं पढ़ने गया था, कहाँ, तो वो 10 साल से कोमा में ही था, 4 मंजिला से गिर गया था। तो उसको पहली बार जो है वो इच्छा मृत्यु जो है वो एक तरीके से प्राप्त हुआ। वैसे स्विट्जरलैंड वगैरह में 1947-48 से ही है शायद वहां पर। तो आप समझ सकते हो इच्छा मृत्यु होना जरूरी है, क्योंकि अब मान लो किसी का शरीर काम नहीं कर रहा है तो उसको नस के थ्रू जो है पानी खाना वगैरह दिया जा रहा था, जो कि
10 सालों से, तो उसको इच्छा मृत्यु आखिरकार उसको परमिशन मिल चुका है। और होनी भी चाहिए, क्योंकि मान लो कि कोई बंदा अगर कोमा में है, मान लो 10 12 साल 15 साल से, तो वह उसको क्या करेगा जी के, वो उसका जीने का कोई अर्थ ही नहीं है। या कोई ऐसे दर्द में है, मान लो किसी को कैंसर है, बहुत खतरनाक कैंसर है, और वो दिन भर दर्द में ही आप गुहार लगा रहा है, तो उससे बढ़िया है कि उसको एक सुई लगाओ, शांतिपूर्वक मर जाए। ऐसी स्विट्जरलैंड में बहुत सारे लोग यहाँ से ना जाके वहाँ नागरिकता लेते हैं बकायदा। इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि वहाँ पर एक जो इच्छा मृत्यु है वो एक तरीके से, वहाँ क्या एक बढ़िया सा मशीन है, मशीन अभी इजाद कर रहा है, मशीन में आपको लेटाएगा 10 मिनट आराम से, वहां पर आपकी मौत हो जाएगी, बाहर निकाल देगा आपको। हाँ भाई, हाँ सुई नहीं लगा सकते वहां, वही तो मैंने बोल रहा हूँ। आप जाओगे, आप सोते सोते कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आप सोए 10 मिनट, नींद आ गई आपको, और निकल लिए, मतलब जाओगे जिंदा आओगे, तो उसको इच्छा मृत्यु। हाँ भाई, अब मान लो किसी को बीमारी है तो फिर क्या करे, वो जरूरी भी है हमारे, लेकिन एक बात है कि इसमें भी ठीक है, अब क्या करें। तो यहाँ पर क्या है भाई, देखो, प्लांट और मशीनरी, रियल एसेट समझ रहे हो, रियल एसेट का मतलब वास्तविक या अचल संपत्ति बोलते हैं, या अचल परिसंपत्ति बोलते हैं, जो हाँ बोलिए मैडम, कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड। फाइनेंशियल एसेट में कैसे आएगा, क्या? तो फाइनेंशियल एसेट वो एसेट होता है जो कि शेयर्स बाजार या फाइनेंशियल मार्केट में जिसको ट्रेड किया जा रहा हो, बॉन्ड्स को, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, वो सब सारी चीजें। मान लो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सरकार ने इशू करा, बोला है कि वो विदेश की कंपनी भी खरीद सकती है, तो खरीद सकती है, तो दिक्कत नहीं। वो सब होता है जो फाइनेंशियल मार्केट में, जो वित्तीय बाजार में जो सेल और परचेज किया जाता है। फाइनेंशियल मार्केट में सामान थोड़ा ना बेचा जाता है, वित्तीय बाजार में सामान बेचा जाता है नहीं ना, वो तो नॉर्मल मार्केट में बेचा जाता है भाई। वित्तीय बाजार में वित्तीय परिसंपत्ति का ही लेन देन होगा, मतलब पैसों का ही लेन देन हो रहा है वहां पर। यहाँ पर क्या है, रियल एसेट का मतलब क्या हुआ, अचल परिसंपत्ति, जैसे कि प्लांट और मशीनरी की तरह होती है। तो याद रखना है कि रियल एसेट किस तरीके से होती है। प्लांट, यहाँ पर वो प्लांट नहीं कि पौधा, प्लांट का मतलब क्या है, अबे भूतनी के, ये देखो, ये क्या, ये फैक्ट्री, ये फैक्ट्री नहीं है, झोपड़ी है ना। अरे मतलब फैक्ट्री यार, तुम लोग प्लांट के बारे में नहीं समझ रहे हो, नहीं होता यार, वो कंपनी नया प्लांट लगा रही है, मतलब नई फैक्ट्री डाल रही है, जहाँ पर प्रॉपर एकदम सब चीज फंक्शन होगा, समझ रहे हो। भूत जैसा करते हो यार तुम लोग, कोई नहीं, होता है आयुष, मोह माया है, ये सब छोड़ दो। तो यहाँ समझ में आया ये चारों चीज कौन कौन सी चीजें इंक्लूड की जाती है बैलेंस ऑफ पेमेंट में। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, आयात और निर्यात वस्तु की, आयात और निर्यात, उसके पहले सर्विस की, सेवा की, उसके बाद क्या है तीसरा, अचल संपत्ति का, और चौथा कौन है, वित्तीय परिसंपत्ति का। ठीक है, तो ये चार चीजें जो है वो किसमें, मौद्रिक लेन देन में, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अकाउंट में हम लोग क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। क्लियर यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है बढ़िया। अब देखिए जो यहाँ से खेला शुरू होगा, ठीक है, खेला मतलब खेला का मतलब क्या है, कोई नहीं, ये समझिए कि ये है आयुष, ठीक है, ये है चुटकी, ये कौन है, ये है मोहित, ठीक है। अब समझो मोहित क्या है भाई, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट में लिखा जा रहा है। अब यहाँ थोड़ा सा लॉजिकली समझना चीजों को, क्या समझा रहे हैं। करेंट अकाउंट में जनरली उन ट्रांजेक्शन को लिखा जाता है जो हर रोज हो रहा हो। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि यार बैंक के पास ना 3 अकाउंट जनरली खुलवा सकते हैं, वैसे बहुत सारे अकाउंट होते हैं लेकिन 3 अकाउंट होता है। एक तो होता है सेविंग, एक तो बचत खाता खुलवाने जाते हो, एक तो होता है चालू खाता जिसको हम लोग करेंट अकाउंट बोलते हैं, एक बोलते हैं आरडी, रिकरिंग डिपॉजिट, जो हर महीना धीरे धीरे करके आप जमा करते हो और बाद में चलकर आपको पैसा मिलता है। इसका मतलब सेविंग जो अकाउंट है उसमें क्या होगा भाई, जनरल तौर पर कि पैसा हम लोग मतलब डिपॉजिट करेंगे और विड्रॉ कर सकते हैं, कभी भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, और इसमें इंटरेस्ट भी मिलता है। करंट अकाउंट जनरली बिजनेस पर्पस के लिए खोला जाता है, ठीक है, और इसको सेविंग माइंडसेट से नहीं, ज्यादा इन्वेस्टिंग माइंडसेट से यहाँ पर दिया था। आरडी में क्या है, यहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए या निवेश करने के लिए आप चीजों को इंप्लीमेंट करते हो, बिजनेस से कोई लेना देना नहीं यहाँ पर, ठीक है। वैसे बिजनेसेस भी बहुत सारे हैं जो आरडी करा के चलते हैं सिक्योरिटी के लिए, लेकिन वो एक तरीके से अलग बात है, ठीक है।
लेकिन यहाँ पर करेंट अकाउंट में क्या है भाई, करेंट अकाउंट यहाँ ये मतलब है, ये मत समझ लेना कि ये वाला अकाउंट है। करेंट अकाउंट का मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट में है, ये तो कमर्शियल बैंक वाणिज्य बैंकों के बारे में। करंट अकाउंट चालू खाता में कि जो हर रोज लेन देन जो हो रहा है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो हर रोज हो रहा है, जैसे मान लो कि आज आज डेट है 12 तारीख है, 12/3/2026 है, तो आज भाई कितना डेबिट और कितना क्रेडिट हुआ है, वो चीज हम लोग कहाँ पर लिख रहे हैं, चालू खाता। जो चालू खाता जो कॉलम बना हुआ वहां पर वो चीज सारे डिनोट हो रहा है, हर रोज का, हर रोज रोज जितने भी एक्सपोर्ट, आज कितना हुआ, कल कितना हुआ, परसों कितना हुआ, इस तरीके से पूरी ट्रांजेक्शन को हम लोग कहाँ पर लिखते हैं, चालू खाता। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट क्या होता है, पूंजी खाता। पूंजी का मतलब क्या हो गया भाई, कि जहां से हमें एक तरीके से पूंजी प्राप्त हुआ है, या कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से हमने एक तरीके से कैपिटल को जनरेट करा है, उन सब सारे ट्रांजैक्शन को हम लोग कहाँ पर, जैसे लोन लिया है हमने, बाहर से मशीन लिया हमने, ठीक है, और कोई कैपिटल को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, वो सब चीज को। आगे अगर देखो तो ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट एक होता है, जहाँ रिजर्व, जैसे आरबीआई रिजर्व करके चलती है, रिजर्व करके चलती है ना, तो वो रिजर्व की खाता को, आज कितना रिजर्व है, कल कितना रिजर्व है, तो हर रोज रिजर्व को भी एक तरीके से डिनोट किया जाता है, रिजर्व बढ़ता भी है, रिजर्व घटता भी है, उन सब सारी चीजों को डिनोट करता है। ये तीनों अकाउंट, ये याद रखना है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के कितने कंपोनेंट, 3 कंपोनेंट, मतलब 3 तरीके से बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है अकाउंट को मेंटेन किया जाता है, उसमें 3 अकाउंट होते हैं, करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट और एक तरीके से ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट, आधिकारिक आरक्षित खाता, ठीक है। तो चालू खाता और पूंजी खाता के बारे में देखो, यहाँ पर ध्यान से इसको एक बार ध्यान से देखना, समझ में पूरा आ जाएगा एक बार में। अब यहाँ पर क्या बोला गया भाई, ये किसका है, चालू खाता, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो पहला है, किसमें, चालू खाता, उसका घटक है कि चालू खाते में क्या क्या चीजें लिखी जाती है। हमने बोला इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, मौद्रिक लेन देन में, मौद्रिक लेन देन में क्या होता है, यहाँ पर क्या लिखा जाता है भाई, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, जिसको हम लोग किससे डिनोट कर रहे हैं, एक्स से, मतलब माल का जो निर्यात है। दूसरा हम लोग इसमें क्या लिख रहे हैं भाई, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, इंपोर्ट को हम लोग हमेशा किससे डिनोट करते हैं, एम से डिनोट करते हैं, इकोनॉमिक्स में याद रखना है, ठीक है। तो मतलब क्या, माल का आयात और माल का निर्यात, इन दोनों को, जैसा कि मैंने बोला, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को साथ में क्या बोल सकते हैं हम लोग, मर्चेंडाइज भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं भाई, मर्चेंडाइज भी बोल सकते हैं। मर्चेंडाइज का मतलब क्या हो गया, माल का आयात और निर्यात, या फिर दृश्यमान वस्तु का आयात और निर्यात बोला जा सकता है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात याद रखना कि मर्चेंडाइज भी बोलते हैं, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। तो गुड्स के बदले क्या इस्तेमाल कर दिया गया, मर्चेंडाइज, वस्तु के जगह पर क्या, मर्चेंडाइज। तो अगर मर्चेंडाइज भी लिखा आगे आप लोगों का, वैसे हिंदी में तो वस्तु ही आएगा या फिर माल आ जाएगा, लेकिन जो इंग्लिश वाले कभी गुड्स आ जाएगा, कभी आपका मर्चेंडाइज आ जाएगा, तो मर्चेंडाइज में कंफ्यूज नहीं होना है। मर्चेंडाइज का मतलब क्या हो गया, गुड्स, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये लिखा गया भाई। दूसरा है जो इनविजिबल, इनविजिबल में क्या आते हैं भाई, अभी हमने देखा कौन आता है, सर्विसेज जितने भी दी जाती है। अब सर्विसेज कौन कौन से, तो इनविजिबल में क्या क्या है भाई, इनकम इंक्लूडेड ऑल द कंपोनेंट ऑफ इनकम फ्रॉम द फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज जैसे क्या, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन जितना भी हुआ है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट में, मतलब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जितना भी इनकम हमारे देश से गया है और जितना भी इनकम हमारे देश से आया है, बहुत सारे लोग हमारे देश में रह रहे हैं, हमारे देश के लोग बहुत सारे वहां पर रह रहे हैं, तो वो जो पैसे के लेन देन हर रोज कर रहे हैं, ठीक है, तो वो चीज हमारा यहाँ पर आ गया, वो किसके अंदर इंक्लूड होगा, इनविजिबल। इनविजिबल मतलब अदृश्य, अदृश्य का मतलब सर्विस के अंदर आ रहा है भाई। दूसरा अगर देखा जाए नॉन फैक्टर सर्विस क्या होता है भाई, नॉन फैक्टर सर्विस मतलब गैर कारक सेवाएं क्या होती हैं, जैसे कि शिपिंग। शिपिंग का मतलब आज हमारे पोर्ट से 5 लाख करोड़ के माल गए और यहाँ पर आए, तो माल गया वो इसमें लिख रहे हैं, लेकिन शिपिंग कॉस्ट भी तो होता है। जब वो अगर कोई ट्रक मान लो कि दिल्ली से हैदराबाद आया, तो ट्रक में रखा हुआ सामान अलग है, लेकिन वो ट्रक जो लेके आया है उसका कॉस्ट तो होगा ना भाई। जो शिप यहाँ से जाता है या जो शिप आता है विदेश से यहाँ पर, उनकी अपनी कॉस्ट होती है, तो वो जो कॉस्ट है वो एक तरीके से इंक्लूड होता है किसमें, इनविजिबल्स में, जो कि अदृश्य में होता है। इसमें इंश्योरेंस भी आ गया। अब इंश्योरेंस कराना मस्ट होता है। अगर आपने देखा होगा एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट जब करता है कोई शिप, ठीक है, आयात और निर्यात, तो जब यहाँ से सामान ले जा रहा है तो सामान का भी इंश्योरेंस होता है और उस शिप का भी इंश्योरेंस होता है कि नहीं। तो जो इंश्योरेंस है वो किसका पार्ट है, सर्विस का पार्ट है, जो इनविजिबल का पार्ट है। तो यहाँ सर्विस। बैंकिंग, बैंकिंग में क्या, अब मान लो कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहा है भाई,
तो उसमें क्या है, बैंक उसको लोन भी तो देता है। उतना बड़ा कंसाइनमेंट जो कोई भी बड़ी कंपनी है वो किससे चल रही है भाई, लोन से ही तो चल रही है। सिंपल सी बात है। अगर लोन नहीं होगा तो क्या वो चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। तो बैंकिंग सर्विसेज के थ्रू जो लोन हमारे देश को दिया जा रहा है या बाहर से लोन जो लिया जा रहा है या बाहर की कंपनी को जो हम दे रहे हैं ले रहे हैं, मतलब सारी बैंकिंग की जितनी भी ट्रांजेक्शन हो रही है इंटरनेशनली, यहाँ पर अपने देश के अंदर नहीं, जो इंटरनेशनली हो रहा है एक देश से दूसरे देश के बीचों में, ठीक है, वो एक तरीके से किसके अंदर लिखेंगे भाई हम लोग, इनविजिबल के। तीसरा जो लिखेंगे हम लोग करेंट ट्रांसफर, जैसे गिफ्ट हो गया, ग्रांट हो गया और वर्कर्स रेमिटेंस। जो वर्कर्स के रेमिटेंस मिल रहे हैं और गिफ्ट और जो ग्रांट है, ग्रांट और गिफ्ट मिलता है बाहर से और हम लोग भी बहुत सारे देते हैं, तो ये तीनों को इंक्लूड करके हमारा क्या निकल के आएगा भाई, इनविजिबल। और हम लोग इसमें एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ गुड्स और इनविजिबल तीनों को ऐड करते हैं। और तीनों को ऐड क्या करते हैं, तीन बकायदा कॉलम बना हुआ रहता है। बकायदा यहाँ पर जैसे कि अकाउंट है ना, तो अकाउंट में तीन कॉलम बना दिया। कौन भाई, एक तो लिखा भाई ऊपर करेंट अकाउंट लिख दिया। अब करंट अकाउंट में तीन हो गया, यहाँ पर एक लिखे हम लोग एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, ठीक है, एक लिखे इंपोर्ट ऑफ गुड्स और तीसरा लिखे एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, इंपोर्ट ऑफ सर्विस। तो चार अलग अलग कॉलम बन गया कि नहीं। और इंपोर्ट के जगह पर हमने क्या लिखा, डेबिट कि क्रेडिट, डेबिट लिखा। और जैसे समझो ऐसे करके लिखा जाएगा, ऐसे समझो जैसे हमने क्या देखा भाई, करंट अकाउंट में दो चीजें इंक्लूड होती हैं, एक तो गुड्स होता है मतलब एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स प्लस एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज प्लस क्या होगा, इंपोर्ट ऑफ गुड्स। गुड्स को मर्चेंडाइज भी लिख लेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। और एक्सपोर्ट ऑफ, सॉरी, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। तो यहां पर देखने को मिलता है, तो यहां पर आप समझो इसमें चार कॉलम बना दिया, एक्सपोर्ट का गुड्स का इधर बना दिया। और इसके बगल में क्या लिखा भाई, ये डेबिट होगा क्रेडिट होगा, एक्सपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट होगा हमारे देश से तो हमारे देश में डॉलर आएगा, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट, सीआर लिख दिया। सेम उसी तरीके से एक्सपोर्ट लिख दिया, एक्सपोर्ट ऑफ जो सर्विसेज, तो यहां पर क्या लिख दिया, डीआर। फिर यहां पर इंपोर्ट ऑफ गुड्स, देख रहे हो, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, मतलब इसी तरीके से चीजें बनती है, उसमें क्या लिख दिया, क्रेडिट। तो इस तरीके से पूरा हमें पता चल जाता है कि भाई आज ये हर रोज का मेंटेनेंस जो है वो एक तरीके से किया जाता है। तो अगर कोई भी पूछे कि भाई जो चालू खाता जो है वो पीओपी का जो घटक है उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड की जाती है, तो आप लोग बोलोगे एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और इंपोर्ट ऑफ गुड्स। अगर कोई बोलेगा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ गुड्स, आयात और निर्यात जो वस्तु की होती है उसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, मर्चेंडाइज भी बोलते हैं। तो ये बात याद रखना है जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे आ जाओ, करंट अकाउंट में अगर देखा जाए तो एक तो हमें वो पूरा घटक पता चल गया, अब थोड़ा डिटेल में देखते हैं। करंट अकाउंट क्या रिकॉर्ड करता है, रिसीट। रिसीट का मतलब क्या, मैंने बोला जो इतना प्राप्ति हुआ, मतलब जितना हमारे देश में क्रेडिट हुआ है और जितना एक तरीके से हमने बाहर पेमेंट करी है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, चालू खाता ऐसे लेन देन के कारण जो विदेशी मुद्रा की प्राप्ति और भुगतान को रिकॉर्ड करता है जो दुनिया के बाकी हिस्सों के संबंध में किसी देश की परिसंपत्ति देयता स्थिति को प्रभावित नहीं करता। मैंने क्या बताया कि कोई भी लाइबिलिटी, एसेट और लाइबिलिटी को प्रभावित नहीं करता। इसमें हम किसी से लोन नहीं ले रहे ना भाई, हम तो एक तरीके से रिकॉर्ड रख रहे हैं ना, कितना पैसा आया कितना पैसा गया। तो यहां पर क्या हो गया कि ना तो यहां पर एक तरीके से परिसंपत्ति जनरेट हुआ है और ना ही एक तरीके से क्या हुआ भाई, देयता क्रिएट हुआ है। तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, सिंपल सी क्या बात है भाई, कोई बताएगा, सिंपल सी क्या बात है। अगर हम लोग बोलेंगे तो यहाँ एसेट और लाइबिलिटी क्रिएट नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि यहां पर हम सिर्फ ट्रांजैक्शन को, जो भुगतान और जो प्राप्ति है उसको सिर्फ हम लोग रिकॉर्ड में लिख रहे हैं। जैसे बजट में होता था ना, लाइबिलिटी क्रिएट करता था, तो वो अलग चीज था। इसमें क्या सिर्फ हम डिनोट कर रहे हैं ताकि हम ये पता लगा पाए कि क्या हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो एक तरीके से बैलेंस है या नहीं। खास करके अगर चालू खाते के बारे में बात किया जाए तो चालू खाते में याद रखना है, यहाँ पर दो चीज याद रखना है। क्या याद रखना है, एक तो करंट अकाउंट में हम क्या लिखते हैं भाई,
रिसीट और पेमेंट, रिसीट का मतलब हो गया प्राप्ति या फिर भुगतान, इसके बारे में रिकॉर्ड में लिखते हैं, खत्म। दूसरी बात ये कि इसमें परिसंपत्ति और देयता स्थिति को प्रभावित नहीं करता, मतलब इम्पैक्ट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी ऑफ अ कंट्री इन रिलेशन टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड या डू नॉट इम्पैक्ट या डज नॉट इम्पैक्ट द एसेट एंड लायबिलिटी ऑफ अ नेशन, किसी भी देश का। क्यों? क्योंकि हम लोग सिर्फ इसको लिख रहे हैं ना, इसको एक्चुअल में हम लोग ये नहीं बोल रहे कि हमारे देश में ज्यादा आ गया कम आ गया, हम इसको एक डिनोशन के लिए लिख रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल में आपने कहीं से पैसा लिया नहीं, आपने सामान लिया उसके बदले पैसा दिया होगा आपने, सरकार से लेने देना है नहीं इसमें, वो प्राइवेट कंपनी और उसमें लेन देन है ना भाई, समझ में आ गया। तो यहाँ पर ये बात है जो कि आपको समझ के चलना है। यहाँ क्या बोला, लाइबिलिटी और एसेट ऑफ अ कंट्री इन रिलेशन टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आर नाइदर रेज्ड और नॉर रिड्यूस्ड। बैलेंस ऑफ खाता जो भी हम लोग डेबिट और क्रेडिट लिख रहे हैं, इससे ना तो किसी देश से जो हमारा लाइबिलिटी है वो कम हो रहा है या फिर ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर किसी देश की जो देनदारी है या देयता या परिसंपत्ति है बाकी दुनिया के संबंध में ना तो बढ़ाई जाती है और ना ही घटाई जाती है, क्योंकि ये एक तरीके से रिकॉर्ड रखा जाता है किसमें, करंट अकाउंट में। तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, एक बात याद रखना, ये वाला करंट अकाउंट रिकॉर्ड्स, ये सिर्फ रिकॉर्ड करता है। मतलब क्या करता है भाई, रिकॉर्ड को हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे, रिकॉर्ड, रिकॉर्ड ही बोलेंगे, ठीक है। मतलब रिकॉर्ड रखता है, समझ गए ना। जैसे कि मान लो कि तुमने ना, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें गल्ले पर बैठा दिया, अब तुम्हें बोला कि भाई हर दिन कितना सामान यहाँ से इस दुकान से बेचा जा रहा है, तुम्हें कुछ नहीं करना, सब वर्कर्स कर रहे हैं, ठीक है, सारे बिजनेसमैन कर रहे हैं, ऐसे समझो, सारे बिजनेसमैन कर रहे हैं, मतलब सारे वर्कर्स जो है वो काम कर रहे हैं दुकान पर, बस तुम्हें क्या करना है, कितना माल बेच रहे हो और कितना खरीद रहे हो, वो सब सारी चीजों को डिनोट करो, उसमें सर्विस भी इंक्लूड कर लो, बस उसको हम रिकॉर्ड रख रहे हैं, खत्म कहानी। हमें उससे, अब वो रिकॉर्ड रखने से हमें देनदारी या फिर एसेट बढ़ घट नहीं रहा है ना भाई, उससे क्या लेना देना हमें, तो वो रिकॉर्ड रख रहा है, तो वो किसके अंदर आएगा, चालू खाता, ठीक है। चलिए यहाँ तक लिख लीजिए, फिर आगे पढ़ाते हैं।